अजीब शहर की जिंदगी है, अजीब शहर की जिंदगी, न सफर रहा न क़याम है। कहीं व्यस्त सी दोपहर तो कहीं भागती दौड़ती शाम है। हम बात कर रहे थे भागती दौड़ती जिंदगी की। अब शहर छोटा हो, बड़ा हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो या फिर लखनऊ क्यों ना हो, हर जगह आपको एक सी जिंदगी मिलेगी। हर जगह बस लोग भाग दौड़ रहे हैं। सपनों का आशियाना बनाना कहाँ है, कहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, बिल्कुल सही जगह ट्यून इन किया है आपने। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हाउस दैट के एक और ताज़ा तरीन और रिफ्रेशिंग एपिसोड में, जहां रियल एस्टेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको मिलेगी। कहां बढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी के दाम, कहां कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट, और आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने शो की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक छोटा सा टूर कराएंगे आपको इस शहर का। हाउस दैट में आपने लग्जूरियस होम्स तो बहुत सारे देखे हैं, लेकिन आज हम आपको एक 5 स्टार वर्क प्लेस से मिलवाने जा रहे हैं। रूबरू कराएंगे उसके एक एक फीचर से। नाम है स्कूटर पैलेस पार्क। नोएडा में है, सेक्टर 129 में। लेकिन क्यों है ये टॉक ऑफ द टाउन, चलिए जानते हैं। स्कूटर पैलेस पार्क, नाम में पैलेस है और देखने में बिल्कुल पैलेस जैसा ही लगता है। मतलब वाइट कलर की दीवारें, ये खूबसूरती, वाटर बॉडी, हरियाली, सब कुछ तो है यहाँ। अब भला किसी का वर्क प्लेस इतना खूबसूरत हो तो काम करने का दिल किसे नहीं करेगा। अगर आपकी शिफ्ट 9 घंटे की है तो लगेगा कि 10-12 घंटे तो हम आराम से बैठ ही सकते हैं। यानी कि वर्क प्रोडक्टिविटी जो है वो भी बढ़ने वाली है। सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी रिसेप्शन कम वेटिंग लाउंज में, जहाँ हर कोने में अलग अलग कलर के सोफे बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। वैसे डिज़ाइन करने वाले ने बड़ी बारीकी नज़र से इनको चुना है। हर एक डिज़ाइन अपने आप में जुदा है, खूबसूरत है। मतलब अगर यूँ कहें तो काम करने का मज़ा दुगना तिगना नहीं, चौगुना होने वाला है। और हाँ, अगर काम करने से थोड़ा बोर हो गए हैं और टी कॉफ़ी ब्रेक लेना चाहते हैं तो बाहर का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है। अब हमारी एंट्री होती है एग्जीक्यूटिव लाउंज में। लाउंज जैसा सब कुछ है यहाँ पे। खूबसूरत लाइट्स, अच्छे सोफे, और हाँ, इन कुर्सियों को भी कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आपकी पीठ में ज्यादा लंबे वर्किंग आवर्स के बाद दर्द ना हो। ये जो सोफे का फैब्रिक है बड़ा ही सॉफ्ट लगा, तो पता चला कि सव्यसाची के फैब्रिक्स हैं ये। दिखने में भी काफी खूबसूरत और काफी कंफर्टेबल भी। ये जो दीवारों पे आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये लाए गए हैं विदेश से। बिन बेंजले एक बहुत ही फेमस पेंटर हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं और आर्किटेक्ट भी हैं। अब उनकी पेंटिंग्स हैं तो दीवारें और ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। हैंग ऑन। ये जो लाइट्स दिख रही है ना आपको खूबसूरत सी, ये स्विस लाइट्स हैं। अब इनको भला लगाने का क्या मकसद है? तो मकसद ये है कि अगर आपका दिल बहुत देर तक काम करने का कर रहा है या फिर बॉस ने आपको रोक लिया है तो आपकी आंखों में स्ट्रेस नहीं आने वाला। कहते हैं कि इन लाइट्स में आप कितने भी घंटे काम कर लें लेकिन आपकी आंखों में जलन नहीं होने वाली है। अब दिन भर ऑफिस में काम करेंगे, भूख तो लगेगी। कैफे अन यह यहाँ पे इसलिए बनाया गया ताकि आपको वर्क प्लेस पे खाने का मन करे तो कहीं बाहर से कुछ भी अनाप शनाप कोई जंक फूड ना मंगवाना पड़े। यहाँ पे शेफ आपको बिल्कुल फ्रेश फूड बना के देते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। और हाँ, खाना बिल्कुल इंडियन नहीं मिलता, हर तरीके का कुजीन यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो भी खाना है आराम से ऑर्डर कीजिए और खाइए। और हाँ, अगर आपका दिल करता है तो आपको बाहर सैलो जाने की भी जरूरत नहीं है। और नहीं स्पा कराने का बहुत शौक है तो स्पा भी आपको मिल जाएगा। और अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए सैलो तो है ही। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्कूटर है क्या, तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये एक प्रीमियम मैनेज्ड ऑफिस स्पेस कंपनी है। अब वक्त चला है हमारे अगले सेगमेंट इन द कॉन्वर्सेशन का। इस बार कौन बने हमारे स्पेशल गेस्ट और क्या है गुड़गांव में खास, ये सब जानते हैं। दिल्ली और गुड़गांव में जब भी हम किसी लग्जूरियस प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं ना, हमारे मन में एम्बियंस ग्रुप का नाम अपने आप आ जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना हाउस दैट में मुलाकात करते हैं अंकुश कौल से, जो कि CBO यानी कि चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं एम्बियंस ग्रुप के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए, अच्छा आपको सर ने बुलाना है, आपको अंकुश बुलाना है, राइट? प्लीज कॉल मी अंकुश। अंकुश, ये बताइए आपके लिए एम्बियंस ग्रुप क्या है?
वेल शुरुआत में तो मैं यही बोलूँगा कि दे आर माई एम्प्लॉयर्स, सो ऑब्वियसली यू नो दैट्स पैरामाउंट, बिल्कुल सर्वप्रिय है, सर्वोत्तम है जी। बट you know, we've seen Ambience Group. I mean, this is even prior to me being in real estate. That you know, we've seen Ambience Group grow into a giant, a big real estate conglomerate, Right. which has interests across all the assets, you know, of real estate that people aspire to be. जो लोग you know सपना देखते हैं कि हम घर भी बनाएंगे, हम होटल्स बनाएंगे, हम मॉल्स बनाएंगे, हम ऑफिस स्पेसेस बनाएंगे, लाजवाब ऑफिस स्पेसेस, जो ये सब लोग आशा करते हैं और सपना देखते हैं, ये हमारी सच्चाई है। बिल्कुल सही बात है। तो वी आर देयर इन ऑल यू नो फैसेट्स ऑफ रियल एस्टेट। और एक खास बात एम्बियंस के बारे में ये है कि ये केवल लग्जरी में बिलीव करते हैं। सो दैट्स वन बिग ग्रेट हॉलमार्क अबाउट the group, that we do quality stuff only. We do less but we do very boutique and we do very quality stuff. So जो भी हमारी developments हैं, लोग उनके बारे में बात करते हैं, लोग वहाँ enjoy करते हैं, अपना lifestyle के साथ associate करते हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत ही you know it's a matter of great pride that we have millions and millions of people who experience ambience either through the malls, through homes or through offices. Personally for me it's a matter of great pride. बहुत अच्छा लगता है इस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड रहने का। ओके अंकुश, एक और बात, आप बहुत सारे डेवलपर्स हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं, पर एम्बियंस बाकियों से कैसे अलग है? कैसे एक माइलस्टोन तय किया है एम्बियंस ने? क्योंकि जब हम उसका नाम लेते हैं ना, आपने जैसे भी बहुत प्राउडली बोला कि बहुत अच्छा फील होता है, एक्चुअली बहुत अच्छा फील होता है। जो लोग एम्बियंस के मॉल में भी आते हैं ना, तो वो ना बहुत प्राउडली बता के आते हैं, सो आई एम गोइंग टू दिस मॉल, मतलब उनको वो ब्रांड नेम बता के ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। सी देखिए, आज NCR या गुड़गांव के लैंडस्केप में बहुत ही डेवलपर्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हु डन क्वालिटी स्टफ, एंड पिछले 15-1 साल में देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ यू नो जो डिनोमिनेटर है वो बहुत ही बढ़ गया है। ऑब्वियसली यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर यू डूइंग डेवलपमेंट राइट नाउ, बट कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जिनका नाम यू नो टॉप ऑफ द माइंड होता है, उनमें से एम्बियंस एक ज़रूर है। और ख़ास जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सिंस वी डू बुटीक स्टफ, सिंस वी डू प्योर लग्जरी, सिंस वी आर एसोसिएटेड सो क्लोजली विद यू नो लाइफस्टाइल, सो दैट्स व्हाई यू नो जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है उसमें एम्बियंस रहता है। एवरीबडीज गो टू मॉल और यू नो अ प्लेस टू हैंग आउट और एनीथिंग इज द एम्बियंस मॉल, सो दैट्स लाइक अ flagship you know asset, and you know it makes us very good about the fact that we cater to so many people. I mean there are millions and millions of footfall every month, so that's a big thing, you know. एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे जी। आपने, मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी जी, बहुत जगह काम किया आपने, राइट? is that good or bad? It's really good but why real estate? See, it's a very tough question to answer. In fact, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं हूँ एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट हूँ, एंड आई स्टार्टेड माई करियर एज अ शेफ, बट आई हैड यू नो लॉजिकल प्रोग्रेशंस इन माई करियर। कौन सा कुजीन सबसे अच्छा बनाते हैं आप? आई वाज अ कॉन्टिनेंटल शेफ। ओके, गुड। So yeah, I like my grills and my roasts. So but you know, having said that, that's how I started. But you know, I came into sales and marketing a few years after I started my career. So I was there in financial services, I was there in hospitality sales also. So 2010 when I wanted to come back to NCR from, मैं तब Bangalore, South India में था. I was heading South India for a leading financial services company. तो तब मैं दिल्ली वापस आना चाहता था, तो that time Dwarka Expressway and SPR, Southern Periphery Road, had just come into being, and there was a mad you know kind of a craze for you know investing in Dwarka Expressway. मैं almost 14-15 years पहले की बात कर रहा हूँ। तो तब real estate was hiring from a lot of alternate industries. Okay. So you know we got a chance and real estate happened,
अगर आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो आपको मॉल्स के बारे में बता के बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसा ही एक सवाल ये हो कि जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है उसमें आपका फेवरेट कौन सा है और वो क्यों है आपका फेवरेट? You're asking a parent to choose who's your favorite child. So ऐसा नहीं, but see, the flavor of the year is going to be where we are, Ambience Creations. वो definitely सर्वोप्रिय, सर्वोत्तम ये रहेगा एक साल के लिए, because we are at the delivery phase right now and बहुत limited inventory बची हुई है, तो एक obviously सेल्स की तरफ ध्यान है, वो है। वी हैव गिवन अ डिसेंट ROI टू ऑल आवर अर्ली इन्वेस्टर्स, मतलब अच्छा प्रोडक्ट अप्रिशिएट हुआ है, इट्स शेपिंग अप वेरी वेल। I'm very excited about that. Because it's talk of the town now, so I just wanted to know. Yes, we're getting a lot of interest right now. Although I wish people had bought 3 months earlier and enjoyed, a 10%, 15%, our price arbitrage. But वो कहते हैं कि there's never a right time to buy. Exactly. So whenever you decide to buy, you should just go ahead. This Ambience Creations is the closest group housing to the Delhi border also, if you look at it. Proximity to the airport. So all in all put together, कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ खरीद रहे हैं या जो खरीद चुके हैं, they will always enjoy that edge over, the suburbs, because you're going to be very close to, the city center. Exactly. आपने नोएडा में भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर किया, गुड़गांव में तो obviously you are there, right? क्या अंतर लगता है आपको नोएडा और गुड़गांव के कस्टमर्स में, बाइंग कैपेसिटीज में? पहले डेफिनेटली थोड़ा एक डेमोग्राफिक डिफरेंस था, बिकॉज प्राइस पॉइंट्स काफ़ी अंतर होता था, बट पिछले 24 महीने में या 18 महीने में, 1.5 से 2 साल की बात कर रहा हूँ, इवन नोएडा हैज़ completely covered that gap. Exactly. और वो जो कुछ हज़ार का गैप रह गया है, I mean, there are projects in Noida which are selling at 20,000 rupees also. So obviously, and with the airport coming up, with a lot of corporates also now, having headquartered at Noida, exactly. And the infrastructure, definitely. अंकुश, एक और सवाल, पहले जब आपके पास बायर्स आते थे, बिकॉज आप हार्डकोर सेल्स में रहे हो हमेशा से, तो जो बायर्स आते थे उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती थी वो क्या होती थी, और अब टाइम के साथ वो किस तरीके से बदली है? See, first of all, the biggest difference that I've seen, I mean, जो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि especially pandemic के बाद, पहले lot of sales were happening in the 2 and 3 BHK configuration. अब वो 3 और 4 हो गया है. People are definitely wanting larger spaces. Secondly, people have become a little more conscious, environmental conscious, right. And people are preferring eco-friendliness and more natural lighting, all those kind. तो वो थोड़ा sensitization है. वो है. Then of course everybody has an eye on all the facilities, amenities, right. Open spaces कितनी हैं, dense है, medium density है, वो सब चीजें हैं. But those are, I mean, not so impactful, but the things that we spoke about are very, very, I mean, everybody asks about them. Thank you so very much. Thank you. It was a pleasure. And so how's that? मैं कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया. Very good. Very light, and that's how it needs to be. जिंदगी में सवालों के हिचकोले तो आते रहते हैं, और ऐसे में अगर उनका सही जवाब मिल जाए तो मजा आ जाता है। तो चलिए अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है डू यू नो, जहां हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हर सवाल के जवाब। और अब हाउस दैट में वक्त हो चला है आपके सभी सवालों के जवाब देने का, और हम आ गए अपने एक्सपर्ट प्रदीप गुप्ता के पास। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। तो अब क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। बताइए। तो सबसे पहला सवाल ये है, जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा भी है, कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें इन्वेस्ट करना कितना फायदेमंद हो सकता है? कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स हमेशा लोगों को फायदा ही दिया है। अच्छा, लेकिन अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज में अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो? इम्पॉर्टेंट क्या होता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज में? टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आप किस टाइम पैसा निवेश करने जा रहे हैं। जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो इसकी नॉलेज रखते हैं, पहले मैं उनको बताता हूँ, जो नॉलेज नहीं रखते फिर उनके बारे में बात करते हैं।
उनको ये पता होता है कि जनरली 3 स्टेजेस होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, कमर्शियल की जब मैं स्पेसिफिकली बात करूँ। एक होता है कि हम अंडर कंस्ट्रक्शन में एकदम इनिशियल स्टेज में करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, तो थोड़ा रिस्क भी होता है, इसलिए उनको ही सबसे ज़्यादा मुनाफा होने के चांसेस होते हैं जी। फिर कुछ ऐसे सेफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो जब करीब 70-80% बन गए, जैसे अगर मैं बात करूं ये जो अगल बगल प्रॉपर्टी जो अबाउट टू पोजीशन स्टेज में होती हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्ट जब वो करते हैं तो काफ़ी सेफ्टी होती है, उन्हें पता होता है कितने दिन में पोजीशन मिलने वाला, कितने दिन में उनका हैंडओवर आ जाएगा। तो नेचुरल सी बात है उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम होंगे जिसने पहले किया था। एक थर्ड होता है विच इज कॉल्ड रेडी टू मूव इन, राइट, कि एकदम से रेडी है और आप पैसे दीजिए और रजिस्ट्री करा दीजिए, उसके प्रॉफिट्स उसके फायदे कंपैरेटिवली सबसे कम होंगे, बट वो सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, तीनों ही अच्छे हैं बिकॉज कमर्शियल नॉर्मली आदमी एक एटलीस्ट 9 से 10 साल के टेन्योर के लिए करता है। जो रेंटल्स मिलते हैं जैसे रेजिडेंशियल में हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, कमर्शियल में 5% हर साल बढ़ता है, बिल्कुल। तो ओवर 6 ईयर या 8 ईयर्स के होराइजन के जो लोग लेते हैं, आई थिंक जनरली ऐसा देखिएगा दे मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगर कोई 100 रुपये करा तो 300-400 रुपए तक उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न चला जाता है। जो नया व्यक्ति, मुझे उनके लिए सिर्फ मेरा एक सजेशन और सलाह होता है कि ऑलवेज दे शुड फर्स्ट लुक फॉर द राइट कंसल्टेंट, कि किस कंसल्टेंट के थ्रू वो इन्वेस्ट करें ताकि उन्हें राइट इन्फॉर्मेशन मिले, बिकॉज बहुत सारी हर जगह कुछ हिडन चीज़ें होती हैं एंड लोग उस ट्रैप में गलत फंस जाते हैं। किसी का बजट 50 लाख है और उसे दिमाग 50 का बना रखा, फिर कागज सामने आता है तो 60-62 पहुंच जाता है। बिल्कुल सही बात, और ये होता ही है। जैसे कि अंडर कंस्ट्रक्शन में जीएसटी लगता है, लोग नहीं बताते हैं, तो उन सब के लिए मेरी एक सलाह हमेशा रहेगी कि हमेशा एक राइट कंसल्टेंट जरूर चूज करें। तो हमने कमर्शियल की इतनी बात कर ली, रेजिडेंशियल में लोग इन्वेस्ट तो करते ही हैं, उनको लगता कि अगर मैं नहीं भी रह पाया तो मैं यहाँ पे किराया लगा दूंगा और किसी रिश्तेदार को दे देते हैं कई बार, है ना, किराए के तौर पे। लेकिन कमर्शियल में ऐसा हो नहीं पाता है, मतलब कुछ लोग जैसे वो देश के बाहर हैं, अगर उनको कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए किस तरीके का सजेशन होगा कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल? वैसे तो कमर्शियल में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो रेंटल्स है वो रेजिडेंशियल से हमेशा फार फार आगे है, सो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आज जितने भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहे हैं, ज़्यादातर बिल्डर्स के पास अपनी इन हाउस लीज टीम होती है, राइट, जो उनको रेंट पे चलाने में मदद करती है। नॉर्मली कमर्शियल में अगर कोई रेडी टू मूव इन स्टेज पे करा तो भी उसको 5-6% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। अगर किसी ने 3-4 साल पहले ही उसको बुक कर रखा है अंडर कंस्ट्रक्शन में तो 8-9% रिटर्न आ जाती है। कमर्शियल में ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं, इट जस्ट अ थॉट लोगों के दिमाग में बैठ गया कि मैं कैसे करूँगा, और एक पुरानी सोच चली आ रही, घर से माँ बाप हमेशा बोलते थे घर खरीद लो घर खरीद लो, इसीलिए लोग उसको ज़्यादा सेफ और कंफर्ट समझते हैं। बट आज के डेट में कमर्शियल में बहुत लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन है एंड बहुत अच्छे से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। अब आपने बोला कि माँ बाप हमेशा से प्रेशराइज बल्कि करते रहते हैं ना, छोटे बच्चे से कि हाँ तुमको अपना घर खरीदना है ना, और वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है। तो घर तो ये कहा जाए कि एक इमोशन है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, है ना। तो इस इमोशन को पाने के लिए बहुत सारे लोग पैसे बचाते हैं, ठीक है। तो ये जो पैसे बचाने का सिलसिला है, आखिर वो किस तरीके से बचत करें, सेविंग्स करें कि वो घर खरीद पाएं। और इन्वेस्टमेंट की एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि इन्वेस्टमेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें हमारे पैसे बढ़ जाएंगे, राइट। मार्केट गड़बड़ होता है, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड, है ना, जो मार्केट रिस्क के अनुसार काम करते हैं। तो क्या रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना भी रिस्की है ज़्यादा या फिर सेफ है? ओके, सो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा मैम, एंड मेरे बहुत दिल के करीब है। एक नॉर्मल टेंडेंसी देखी गई है हमारे इस भारत देश में, या हमारे बीच में हम लोग जो कमाने वाले लोग हैं, कि हम पहले कमाते हैं, फिर हम अच्छे से खर्च करते हैं, फिर जो बचता है आप कहते हैं मम्मी ये सेव कर लेते हैं, ये बचा मेरे पास। बट जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, और मैंने अपने कस्टमर्स को जो सब बताया या समझाता हूँ, या मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ कि बेटा पहले आप कमाते हैं, उसमें से एक सेविंग डिसाइड करते हैं आप जी। उस सेविंग डिसाइड होने के बाद जो बचे उसको एक्सपेंस करना चाहिए, बिकॉज खर्चों का तो कोई अंत नहीं है, आप जितने हाथ में पैसे उतने खर्च करेंगे। अब जो हम लोग बचाते हैं, लोग उसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी से किसी को कंपेयर करना जायज़ नहीं होगा यहाँ पर। बट आज के डेट में म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, स्टॉक, सब जगह लोग पैसे लगाते हैं। हम लोग बोलते हैं आप बिल्कुल लगाइए अगर आप लगा रहे हैं, बट जैसे जो वहाँ प्रॉफिट कमाते जाएँ, उस प्रॉफिट को कहीं इकट्ठा करके रियल एस्टेट में लगाते जाइए, क्योंकि रियल एस्टेट हमेशा रिटेंशन में हेल्प करता है। आपको पैसा रिटेन हो गया, वो सब मार्केट लिक्विड मनी है, ऊपर नीचे हो सकता है। रियल एस्टेट इज़ नॉट अ लिक्विड मनी, इट इज़ लिक्विड इन केस जब आपको ज़रूरत है बेचने के लिए, बट वैसे आपका स्टेबल अमाउंट है वो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है और कैसे करना है, और कौन कौन से क्वेश्चन है ज़रूर पूछेगा।
आई एम वेरी श्योर आपको हमारा आज का ये एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके हैं कोई सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जानना चाहते हैं कहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना आपके लिए होगा फायदेमंद, तो वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तब तक के लिए, जब तक हम मिलते नहीं अगले वीडियो में, मी प्रिया साइनिंग ऑफ। टाटा।